नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसमें आपको शिक्षण विधियों के 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसकी पीडीएफ भी आप यहां से ले सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क ही। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा और साथ में पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, तो इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण की बात की जा रही है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? एक कक्ष विशेष में छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, इसकी जांच हम उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से करते हैं साथियों। तो उपलब्धि परीक्षण का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें शैक्षणिक उद्देश्य को भी लिखा जाता है, प्रश्न का निर्माण भी किया जाता है, समंकन योजना भी तैयार की जाती है, लेकिन उसमें छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है, क्योंकि छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी यहाँ पर शैक्षणिक निदान से प्राप्त होती है। किससे? निदान से प्राप्त होती है साथियों। तो जो दूसरा विकल्प है यही आपका सही आंसर है। ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। नेक्स्ट, ये प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। देखिए, किसी भी शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक भर्ती में शिक्षण विधियां आना लगभग तय है होता है, क्योंकि शिक्षण विधियों के प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की भर्ती हो या केंद्र स्तर की भर्ती ही क्यों न हो साथियों। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, लेकिन अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रखा है साथियों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आंसर की सहित। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप पीडीएफ प्रिंट भी करवा सकते हो। देखिएगा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि इसी प्रकार से निःशुल्क क्लासें आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। प्रश्न संख्या 2 है, किसी परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है, अतः परीक्षण में किस गुण का अभाव है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदकारिता। देखिएगा, सामान्य सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी बालकों द्वारा सही उत्तर दिया जा रहा है प्रत्येक प्रश्न का। इसका मतलब यूं है कि वो जो प्रश्न है वो मंद बुद्धि बालक, मतलब परीक्षण में है ना, मंद बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक और जो प्रतिभाशाली बालक है, इनमें वो परीक्षण कोई अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब उसमें विभेदकारिता का जो गुण है इसका अभाव है। चौथा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट, ये प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। कम से कम एक व्यक्ति एक जो अपने मित्र हैं उसको जरूर शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रायोगिक परीक्षा द्वारा सबसे महत्वपूर्ण मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का और इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, प्रायोगिक परीक्षा मतलब एक तरह से जो प्रैक्टिकल रूप में जो पेपर लिए जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल जो लिए जाते हैं, तो साथियों इससे हमारे क्रियात्मक पक्ष का सबसे ज़्यादा मापन होता है। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। अगर इन 60 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्नों में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे, चौथा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 है, एपिडाइस्कोप काम में आता है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को समान आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु और इनमें से कोई कार्य संभव नहीं है। तो देखो, एपिडाइस्कोप एक दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? एक दृश्य सामग्री है जो प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है। इससे क्या कार्य किया जाता है साथियों? चित्रों को बड़े आकार में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एपिडाइस्कोप का। जो छोटे आकार के चित्र होते हैं उनको बड़े आकार में दिखाने के लिए। तो विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे 5वां प्रश्न? प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है आदर्श नाटक प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, रंगमंच प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली। 5वें प्रश्न में आपका जो सही उत्तर रहेगा, एक बार आप सही उत्तर सोच लीजिएगा और नीचे देखो कमेंट में ये भी बताना कि 60 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। सही इसका आंसर रहेगा कक्षा अभिनय प्रणाली, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे व्याख्यान प्रणाली से नहीं सीख सकते। रंगमंच प्रणाली वो नहीं अपना सकते क्योंकि
छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 के बच्चे हैं, तो वो अभिनय उतना सही से नहीं कर पाएंगे। रंगमंच प्रणाली सही नहीं मानी जाती है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर कक्षा अभिनय प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो 6वां प्रश्न, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, अर्थग्राहिता में त्वरितता, ज़्यादा समय पढ़ना चाहिए, पढ़ने में मन लगाना चाहिए। तो देखो, मौन वाचन का मतलब होता है वह वाचन जो मन ही मन में किया जाता है। कैसे किया जाता है? मन ही मन में, बिना शब्दों को बाहर उच्चारित किए। बाहर मतलब एक तरह से ध्वनि उसमें नहीं पाई जाती है साथियों। तो इसकी गति आपको बढ़ाना है, मन ही मन आप पढ़ रहे हो बिना होठों को हिलाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अर्थग्राह्यता में त्वरितता लाना चाहिए। अर्थग्राह्यता मतलब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में, उसका अर्थ समझने में तेजी लाना चाहिए। दूसरा विकल्प आपके 6ठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। पहला है शब्दकोश का उपयोग किया जाए। दूसरा है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। तीसरा है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाए। और चौथा है इनमें से सभी। तो शब्द भंडार में यदि आपको वृद्धि करनी है बच्चों के शब्द भंडार में, तो शब्दकोश का भी उपयोग करो, मतलब जो डिक्शनरी होती है। स्वाध्याय की भी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब खुद ही बच्चे पढ़े। शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए, मतलब यहाँ चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही आंसर है, उक्त सभी वाला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न, सॉरी 8वां क्या, यहाँ पर 2 बार 7वां प्रश्न है। तो देखो, आगमन विधि को अन्य किस विधि के नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि के नाम से, सामान्य अनुमान विधि के नाम से, उदाहरण विधि के नाम से और सत्यापित विधि के नाम से। तो देखो, आगमन विधि को एक और अन्य नाम से जाना जाता है उदाहरण विधि, क्योंकि इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके नियम निकाले जाते हैं, नियम छात्र निकालते हैं साथियों। थर्ड विकल्प इस डबल जो दूसरी बार ये 7वां प्रश्न है, इसका सही आंसर है उदाहरण विधि। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से सही कथन को पहचानिए। पहला कथन है, मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है। दूसरा है, गहन अध्ययन पाठ के 5 सोपान होते हैं। तीसरा है, व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि सूत्र विधि है। और चौथा है, व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि आगमन विधि है। तो देखो, सही कथन को पहचानना है, इसका मतलब यह कि 3 कथन क्या है? गलत है साथियों। एक ही कथन यहाँ पर सही है, और जो सही कथन है कौन सा है, चयन कीजिएगा सही उत्तर का। इसका जो सही उत्तर निकल के आता है वो है तीसरा विकल्प, क्योंकि ये सही कथन, सॉरी तीसरा क्या, इसमें चौथा विकल्प सही है, तीसरा नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसमें चौथा विकल्प सही है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि आगमन विधि को ही माना जाता है। 3 विकल्प यहाँ गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा। सही आंसर चौथा विकल्प ही रहेगा। देखो, बात करें इन 3 विकल्पों की, तो सबसे उत्तम विधि सूत्र विधि नहीं है, आगमन विधि है। गहन अध्ययन पाठ के 5 सोपान नहीं होते हैं। मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है, गलत है, क्योंकि मौन वाचन में तो मन ही मन कहा पढ़ा जाता है, मन ही मन समझा जाता है, उसमें कुछ कहा नहीं जाता है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प गलत है, ओनली चौथा विकल्प ही प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे। तो 9वां प्रश्न है, किस विधि में बालक आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मोंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जेक्टोट विधि और इनमें से कोई भी नहीं। देखो, किन किन अंगों का प्रयोग कर रहे हैं? आंख का, उसके हाथों का, उसके कानों का। साथियों, ये हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों पर बल देने वाली जो विधि है वो है मोंटेसरी विधि। तो मोंटेसरी विधि में आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट विकल्प जो है आपके प्रथम विकल्प 9वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 10 पे आएंगे। तो 10वां प्रश्न, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध है, शब्दार्थ बोध है, सरलार्थ बोध है और पठन बोध है। देखो, कविता शिक्षण जो कि पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है साथियों, कविता वगैरह, दोहे वगैरह, तो ये पद्य में आते हैं। इसका मुख्य अंग क्या होता है साथियों? यहाँ पर भावबोध, कि जिस भाव से वो कविता बनाई गई है, जैसे देश प्रेम के भाव से बनाई गई है, तो बच्चों में देश प्रेम का विकास हो। तो विकल्प 1 आपका 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। 11वां प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है आपकी 11वां प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण विषय वस्तु में वैविध्य होना चाहिए, अभ्यासों में वैविध्य होना चाहिए, पाठों की संख्या और इनमें कुछ कह नहीं सकते। तो देखो, जब हम भाषा की पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं तो विषय वस्तु में विविधता भी होना चाहिए, अभ्यासों में भी विविधता होना चाहिए,
और तीसरा विकल्प है पार्टों की संख्या। तो पार्टों की संख्या ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि जैसे 10 पार्ट है या 12 पार्ट है तो 10 पार्ट वाली बेटर नहीं है, 12 पार्ट वाली बेटर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। 12वां प्रश्न, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। बच्चों का मनोरंजन करने के लिए कहानी सुनाई जाती है, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए कहानी सुनाई जाती है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए कहानी सुनाई जाती है, या छात्रों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करने के लिए कहानी सुनाई जाती है। तो देखो प्रश्न संख्या 12 में आपका जो सही उत्तर है, क्यों सुनाते हम कहानी। साथियों, मनोरंजन करने के लिए नहीं बल्कि छात्रों में कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए हम कहानी सुनाते हैं। छोटे बच्चों में विशेष रुचि होती है कहानी के प्रति और इससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। थर्ड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो 13वां प्रश्न है, समग्र भाषा पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है और सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। समग्र भाषा का मतलब क्या हुआ साथियों? समग्र भाषा का मतलब है कि एक ही कक्षा में जो अलग अलग विद्यार्थी, अगर कुछ विद्यार्थी अलग भाषा बोलते हैं, कुछ विद्यार्थी थोड़ी अलग भाषा, ज़्यादा अलग नहीं होती है, तो समग्र भाषा पर आधारित जो कक्षा है ये क्या करती है? सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, हंसना। तो साथियों भाषाई कौशल होते हैं 4। एक तो होता है सुनना, एक होता है बोलना, एक होता है पढ़ना और एक होता है लिखना। हंसना नहीं आता है। तो मतलब चौथा विकल्प आपका सही आंसर होगा, ये प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत नहीं आएगा। 14वें में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। पहला विकल्प है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, दूसरा विकल्प है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, तीसरा विकल्प है संगीत कला में निपुण बनाना और चौथा विकल्प है रसानुभूति व भावानुभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का मतलब भी पद्य शिक्षण से लिया जाता है साथियों, और पद्य शिक्षण या काव्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है रसानुभूति और भावानुभूति, रस की अनुभूति और भावों की अनुभूति। जिस रस के लिए वो कविता है, जिस भाव के लिए वो कविता है, उसकी अनुभूति छात्रों को होना चाहिए। यही काव्य या पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। 16वां प्रश्न है, यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है। के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं? परिचर्चा, पाठ को याद करना, गीत और घटना वर्णन। तो देखो यहाँ पर इनमें से एक ऐसा है जिसके अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप है वो भाषा सीखने में सहायक होंगे और एक नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा गीत, क्योंकि गीत में भाव और रस की अनुभूति होगी मुख्य रूप से। ये भाषा सीखने में ज़्यादा सहायक नहीं होगा। घटना का वर्णन करना, परिचर्चा करना, पाठ को याद करना, पाठ को याद करना भी एक तरह से भाषा सीखने में सहायक होता है। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आएंगे। 17वां प्रश्न क्या है आपके प्रश्न नंबर 17, बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा से लैस होते हैं। तो भाई विद्यालय आने से पहले, इसका मतलब अभी विद्यालय आए नहीं उससे पहले साथियों सभी भाषाएं तो नहीं पढ़ सकते, सब कुछ नहीं लिख सकते, अब कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं रखते। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मातृभाषा वो जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी बोलचाल की भाषा से वो लैस होते हैं। लैस का मतलब कम नहीं, लैस का मतलब जानना है यहाँ पर। तो चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। 18वां प्रश्न, शिक्षण में ब्लूप्रिंट है, शिक्षण की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है, छात्रों की आधारशिला है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। तो ब्लूप्रिंट किस लिए बनाया जाता है साथियों? ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है कि किस प्रकार से हमको प्रश्न पत्र बनाना है, कैसे कैसे प्रश्न रखने हैं, कितने कितने अंकों के प्रश्न रखने हैं। इसलिए शिक्षण में ब्लूप्रिंट को प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला कहा जाता है। चौथा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आएंगे। तो 19वां प्रश्न,
कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? श्यामपट्ट का, चार्ट्स का, प्रतिरूप का और चित्र का। तो आप सभी को पता होगा कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग किसका करते हैं? ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है साथियों। ये शिक्षण की परंपरागत सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, दृश्य सामग्री है ये। विकल्प एक आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे। तो 20वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन और पाठ्य पुस्तक वाचन। देखो सस्वर मतलब स्वर सहित वाचन का आपको अभ्यास कराना है, जिसमें बालक गा करके बोल करके कुछ चीजें सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? सामूहिक वाचन। सामूहिक मतलब जब सभी छात्र एक साथ किसी चीज का वाचन करे, किसी चीज को बोले, वो होता है सामूहिक वाचन। ताकि इसमें जो संकोची छात्र है उनको भी पूरा फायदा मिल जाता है, वो भी सभी बच्चों के साथ बोल लेते हैं, पढ़ना या बोलना सीख जाते हैं। तो इसलिए सामूहिक वाचन यहाँ पर सही रहेगा। थर्ड विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। तो 21वां प्रश्न, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? पढ़कर सीखना, अनुभव से सीखना, करके सीखना, देखकर सीखना। तो भाई प्रयोगशाला विधि में बालक क्या करते हैं? प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोग करके सीखते हैं साथियों। अतः प्रयोगशाला विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है ये। थर्ड विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। तो 22वां प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं, शाब्दिक हो सकते हैं, अशाब्दिक हो सकते हैं, प्रक्षेपित हो सकते हैं और इनमें से सभी। तो साथियों निदानात्मक परीक्षण का मतलब मैंने आपको बताया था कि निदान जिसमें छात्रों की कमजोरियों को ढूंढा जाता है या ज्ञात किया जाता है, वो होता है निदानात्मक परीक्षण। ये शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं, प्रक्षेपित भी हो सकते हैं, मतलब सभी वाला विकल्प आपके इसमें बिल्कुल सही रहेगा 22वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न, सीसीई पर प्रभावी जोर दिया है किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। ये कब आई थी? 1968 में। इसने मुदालियार आयोग की सिफारिशों पर और कोठारी आयोग का समय आता है 1964 से 1966 का। तो देखो सीसीई पर प्रभावी जोर देने वाली जो समिति थी या जो आयोग था उसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ही सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया था। विकल्प एक आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न, पद्य शिक्षण का उद्देश्य है पठन सिखाना, वाचन सिखाना, लेखन सिखाना, रसानुभूति कराना। तो पद्य मतलब जैसे गीत वगैरह है, दोहे वगैरह है, हमने इसके बारे में अभी भी बात की थी साथियों। क्या है मुख्य उद्देश्य इसका? रसानुभूति और भावानुभूति। चौथा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। तो 25वां प्रश्न, देखो और रचो विधि के जनक है सीताराम चतुर्वेदी है, श्रीधर व्यास है, डॉक्टर वेस्ट है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो और रचो विधि जो है इसके जनक किसको कहा जाता है साथियों? इस विधि का निर्माण सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। विकल्प एक आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आएंगे। तो 26वां प्रश्न, शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है भाषा विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, मोंटेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि। तो शिक्षण कौशल मतलब जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उन कौशलों का विकास आपको करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण विधि को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें यही तो सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रस्तुतिकरण कौशल, मूल्यांकन कौशल इत्यादि। तो दूसरा विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 27। क्या है आपके? गीता जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है तो वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, वह समय नष्ट कर रही है या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो देखो बच्चों के साथ बातचीत करना कोई समय नष्ट करना नहीं है, सदैव बच्चों की परीक्षा लेना भी नहीं है। पहला या चौथा? तो साथियों बेस्ट विकल्प है आपके चौथा विकल्प, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्योंकि बातचीत करेगी तो उनके सामने नए नए शब्द आएंगे, बालक भी उस शब्दों को अपनाएंगे। तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। 28वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना,
बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो दिखाना और बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा आपको बच्चों को सिखानी है। देखो, कविता से और कहानी से भाषा नहीं सीखेंगे, कहानी से कल्पना शक्ति का विकास होगा, कविता से सुर लय ताल जैसी चीजें बच्चों के माइंड में आएगी, रसानुभूति वगैरह। अब तीसरा या चौथा विकल्प, तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना, कि बच्चे खुद यहाँ पर प्रयोग करके अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके बच्चे उस भाषा को सीखे। तो ऐसे अवसर हमें बच्चों को देना चाहिए भाषा को सिखाने के लिए। चौथा विकल्प आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आएंगे। भाषा के प्राथमिक कौशल किसको माना जाता है? वाचन और लेखन को, श्रवण और लेखन को, श्रवण और वाचन को, और श्रवण और पठन को। तो साथियों देखो, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना इनको माना जाता है भाषा के प्राथमिक कौशल। तो सुनना और वाचन जो है साथियों, ये भाषा के प्राथमिक कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे। थर्ड विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। तो 30वां प्रश्न, छात्र व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, और ध्वनियों में शुद्ध अंतर सीखते हैं। तो व्याकरण के माध्यम से क्या सीखते हैं साथियों? व्याकरण के माध्यम से शुद्ध उच्चारण भी सीखा जाता है, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग भी सीखा जाता है, ध्वनियों में अंतर भी सीखा जाता है, लिखित व मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग भी भाषा का सीखा जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर की अगर हम बात करें तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा? भाषा का लिखित व मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, क्योंकि व्याकरण हमें यह बताती है कि किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से बोलना है। तीसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, व्याकरण है क्या है? व्याकरण भाषा का कठिन तत्व, भाषा का सरल तत्व, भाषा का सामान्य तत्व, और भाषा का आत्म तत्व। तो देखो, कठिन, सामान्य या सरल तत्व व्याकरण को नहीं कहा जाता है, व्याकरण को कहा जाता है भाषा का आत्म तत्व। मतलब भाषा के आत्म तत्वों के अंतर्गत किसको माना जाता है? व्याकरण को, क्योंकि व्याकरण ही हमें बताती है कि किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चौथा विकल्प आपके 31वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आएंगे। तो 32वां प्रश्न, मौन वाचन के माध्यम से दूर की जाती है पठन संबंधी कठिनाई, वाचन संबंधी कठिनाई, दोनों, और श्रवण संबंधी कठिनाई। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर जो है आप सोच समझ कर दीजिएगा। साथियों, मौन वाचन अगर बालक कर रहा है तो श्रवण तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत है। अब पहला, दूसरा या तीसरा, तो साथियों इसमें बोला भी नहीं जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें पढ़ा जाता है, पठन संबंधी कठिनाई दूर होती है। विकल्प 1 आपके 32वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 को देखेंगे। साथियों प्रश्न संख्या 34 पे हम आ चुके हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है किसमें? पोर्टफोलियो में, लिखित परीक्षा में, उत्तर पुस्तिकाओं में, और मौखिक परीक्षाओं में। देखो, भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति कि बालकों ने कितनी प्रगति भाषा में की है, इसका लेखा जोखा हम पोर्टफोलियो में रखते हैं। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जो प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है साथियों। विकल्प 1 आपका सही है 34वें प्रश्न में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 35 पे आएंगे। तो 35वां प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, साधन है, साध्य है, दोनों है, या अनावश्यक है? तो भाई पाठ्य पुस्तक अनावश्यक तो नहीं होती है, और साधन और साध्य नहीं, बल्कि साथियों पाठ्य पुस्तक को यहाँ साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? साधन। विकल्प 1 आपके 35वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे आएंगे। तो 36वां प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री छात्र के लिए उपयोगी है, शिक्षक के लिए उपयोगी है, पाठ्यक्रम को विचलित करने में सहायक है, और 1 व 2। तो देखो, शिक्षण सहायक सामग्री से छात्र को भी आसानी होती है चीज़ों को समझने में, और अध्यापक को भी आसानी होती है जो तथ्य वगैरह है इनको समझाने में। इसलिए 1 व 2 वाला जो चौथा विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 में चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 37 पर। तो 37वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, छात्रों के लिखित कार्य में आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति, विचार, शुद्ध उच्चारण,
तत्सम शब्दों का प्रयोग और इनमें से सभी। तो लिखित कार्य का आकलन यदि आपको करना है, मतलब लेखन का आकलन करना है, तो इसमें उच्चारण की तो कोई बात ही नहीं रहेगी, तो ये गलत है, तो चौथा भी गलत हो गया। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति विचार जो है कि किस प्रकार से बालक लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, इसका आकलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखित कार्य के आकलन के अंतर्गत हो जाएगा। प्रथम विकल्प आपके 37 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, वर्कशीट कौन तैयार करता है? छात्र, शिक्षक, अभिभावक और प्रधानाध्यापक। तो भाई अभिभावक तो वर्कशीट तैयार करेंगे ही नहीं, थर्ड विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। साथियों वर्कशीट किसके द्वारा तैयार की जाती है? शिक्षक के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके 38वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे आएंगे। तो चलिए 39वां प्रश्न, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है प्रयास व त्रुटि को, करके सीखने को, अनुभव को और इनमें से सभी को। किसको महत्व दिया जाता है प्रयोगशाला विधि में? तो साथियों प्रयोगशाला विधि में किसको महत्व दिया जाता है? करके सीखने को, क्योंकि मैंने अभी पिछला एक क्वेश्चन आया था कि प्रयोगशाला विधि आधारित है तो करके सीखने पर आधारित है, और इसमें करके सीखने को ही महत्व दिया जाता है। दूसरा विकल्प आपके 39वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे आएंगे। तो 40वां प्रश्न देखते हैं, ये देखिएगा, चर्चा उपागम आधारित है नैतिक सिद्धांतों पर, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर, पूंजीवादी सिद्धांतों पर और इनमें से सभी। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। चर्चा किनके मध्य? छात्रों के मध्य। साथियों जब छात्र आपस में चर्चा करके किसी समस्या का हल करते हैं तो होता है चर्चा उपागम। तो ये किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित इसको माना जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही है। जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है कि सभी को आजादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 पे आएंगे। तो 41वां प्रश्न, त्रुटियों का पता लगाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक और अवबोधात्मक। तो जहां पर त्रुटियों का पता लगाया जाता है कि त्रुटियां आखिर है क्या, साथियों अगर उद्देश्य की बात करें तो इसको हम अवबोधात्मक उद्देश्य कहते हैं, और त्रुटियों का पता लगाना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 41वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 पे आएंगे। 42वां प्रश्न है, परियोजना विधि की विशेषता नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है, यह करके सीखने पर आधारित है, इसमें समस्या का व्यवहारिक हल खोजा जाता है और यह कम खर्चीली है। तो देखो परियोजना विधि मनोवैज्ञानिक भी है, बाल केंद्रित भी है, करके सीखा जाता है, समस्या का व्यवहारिक हल भी इसमें निकालते हैं, लेकिन कम खर्चीली नहीं है, इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो चौथा विकल्प आपके जो है ये परियोजना विधि की विशेषताओं में नहीं आता है। चौथा विकल्प आपका आंसर होगा 42वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 पे आएंगे। साथियों 43वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है अनुसंधान विधि, वाद विवाद विधि, कहानी विधि और समस्या समाधान विधि। तो भाई छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर आपको क्या पढ़ाना है? रामायण पढ़ाना है साथियों। तो इसके लिए बेस्ट विधि क्या रहेगी? क्या अनुसंधान करवाओगे उनसे? नहीं कर सकते। वाद विवाद भी नहीं करेंगे, समस्या का समाधान भी नहीं, बल्कि कहानी कथन विधि या जो कहानी विधि है इससे आप आसानी से बच्चों को रामायण का प्रकरण पढ़ा सकते हैं, क्योंकि रामायण भी एक कहानी की तरह होती है। तो तीसरा विकल्प आपके 43वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य है छात्रों का शैक्षिक उन्नयन, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन, छात्रों की विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों का निवारण और इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है निदान के बाद में। किसके बाद में किया जाता है? निदान के बाद में, मतलब छात्रों की त्रुटियां जांच कर ली, उसके बाद में उनको दूर करने का कार्य। तो साथियों छात्रों की जो विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों का निवारण है, यही उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। थर्ड विकल्प आपके 44वें प्रश्न में सही है। अगला 45वां प्रश्न, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है प्रस्तावना, व्याख्या, पुनर्बलन और श्यामपट्ट। तो उत्प्रेरणात्मक उपक्रम किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को उत्प्रेरणात्मक उपक्रम कहा जाता है, जिसमें छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है इससे नवीन ज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। विकल्प 1 सही है 45वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 पे आएंगे। तो 46वां प्रश्न, पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में बल दिया जाता है मूल्यांकन पर, छात्र अध्यापक अधिगम अंतः क्रिया पर, पुनरावृत्ति पर और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि जो विषय वस्तु हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो
उसमें अधिगम छात्र मतलब जो अधिगम अंतःक्रिया है वो अध्यापक और छात्र के मध्य की जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रस्तावना वगैरह, सहायक सामग्री वगैरह, उद्देश्य कथन वगैरह, मूल्यांकन, ये चीजें नहीं होती। इसमें छात्र अध्यापक अधिगम अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है कि आपस में वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। दूसरा विकल्प आपके 46वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, विद्यालयों में बढ़ते हुए बस्ते के भार के विरोध में रिपोर्ट प्रस्तुत किसने की? कोठारी आयोग ने, यशपाल कमेटी ने, मुदालियर आयोग ने और इनमें से कोई नहीं। तो लर्निंग विदाउट बर्डन एक ऐसा सूत्र भी आता है साथियों, ये दिया गया था यशपाल कमेटी के द्वारा। इन्होंने ही बढ़ते हुए बस्ते के भार का विरोध किया था अपनी रिपोर्ट में। दूसरा विकल्प आपके 47वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 को देखेंगे। तो 48वां प्रश्न है, शिक्षण विधियों का अर्थ है शिक्षण को शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर कराना, शिक्षण को शिक्षण सूत्रों के आधार पर कराना, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करना और पाठ्य वस्तु को शिक्षण के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को संप्रेषित करना। तो इनमें से शिक्षण विधियों का सटीक अर्थ आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है साथियों? 48वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। पाठ्य वस्तु को शिक्षण के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को संप्रेषित करना ही शिक्षण विधियां कहलाती है, कि बालक रुचिपूर्ण तरीके से उस चीज को सीख सके। किसके माध्यम से? शिक्षण विधियों के माध्यम से। चौथा विकल्प आपके 48वें प्रश्न में सही है। इकाई योजना की मुख्य विशेषता होती है, बड़ी होती है इकाई योजना, स्पष्ट होती है इकाई योजना, सुंदर होती है और समग्र होती है। तो साथियों प्रश्न संख्या 50 में आपका जो सही उत्तर है, इकाई योजना की सबसे मुख्य विशेषता क्या माना जाता है? सुंदर होना नहीं बल्कि समग्र होती है। समग्र मतलब कि जितनी भी मिलती जुलती जो पार्ट है उनको एक इकाई में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो इसलिए समग्र होती है, यही इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चौथा विकल्प 50वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51। तो 51वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख और पाठ आधारित प्रश्नों को लिखवाना। तो आपको लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है साथियों। यहाँ पर श्रुत लेख तो सुन करके लिख रहा है बालक, पाठ आधारित प्रश्नों को लिखवाना मतलब जो पाठ पढ़ा है उसको लिखवा रहे हो आप, सुंदर लेख का अभ्यास करवा रहे हो या अपने अनुभवों को लिखवा रहे हो। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा इसमें? सबसे बेस्ट रहेगा अपने अनुभवों को लिखना, क्योंकि बालक खुद के अनुभवों को लिख रहा है तो खुद के विचारों को व्यक्त कर रहा है वो। इससे सबसे सटीक लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है। दूसरा विकल्प आपके 51वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 पे आएंगे। तो 52वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का और शुद्ध उच्चारण का। तो भाई भाषा अधिग्रहण का मतलब है भाषा को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? तो सबसे पहले वो शुद्ध उच्चारण तो नहीं कर सकता, सबसे पहले वो पूर्ण रूप से भाषा को नहीं समझ सकता, दूसरा या तीसरा। तो साथियों सही आंसर रहेगा निरर्थक शब्दों का। सबसे पहले जब वो भाषा को ग्रहण करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले निरर्थक शब्दों को बोलेगा साथियों। किसको बोलेगा? निरर्थक शब्दों को, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। यहाँ पर उस बालक की बात की जा रही है जो विद्यालय में आते हैं, उनकी बात की जा रही है साथियों, ठीक है, जो विद्यालय में शुरू में आते हैं। ऐसा नहीं है कि बालक 1 साल का है उसकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। थर्ड विकल्प 52वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 53 पे आएंगे। तो 53वां प्रश्न, प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो साथियों प्रश्नावली विधि के प्रकारों की बात करें तो प्रश्नावली विधि 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है खुली प्रश्नावली, एक होती है बंद प्रश्नावली, एक होती है चित्रित प्रश्नावली और एक होती है मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार यहाँ थर्ड विकल्प आपके जो 4 वाला है यही सही आंसर है 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम खेल पर आधारित विधि का निर्माण किसने किया? मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, कोल्डवेल कुक ने और सभी ने। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायरेक्टली प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हो तो मेरे हिसाब से कोल्डवेल कुक बता रहे हो, जो कि गलत है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है सर्वप्रथम खेल पर आधारित विधि का निर्माण। यूं नहीं पूछ रहा है खेल विधि का निर्माण, बल्कि खेल पर आधारित जो विधि है सबसे पहले यहाँ पर फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी किंडरगार्टन विधि। कौन सी दी गई थी?
गार्टन विधि इनके द्वारा दी गई थी साथियों। तो ये खेल पर आधारित विधि है, इसलिए दूसरा विकल्प आपका 54 में सही है। अगर प्रश्न होता कि खेल विधि का निर्माण किसने किया, तो वहां पर फिर आपका आंसर कोल्डवेल कुक हो जाता साथियों। तो विकल्प 2 आपके सही है प्रश्न नंबर 54 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55, 55वां प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है अवलोकन विधि, नाटक विधि, गीत विधि और खेल विधि। तो प्राथमिक स्तर पर आपको शिक्षण करवाना है, सबसे बेस्ट क्या रहेगा साथियों? अवलोकन भी नहीं रहेगा, गीत और नाटक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन खेल विधि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा रुचि खेल में होती है। तो विकल्प 4 आपके 55 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56। शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण हैं उद्देश्य, अंतःक्रिया और मूल्यांकन, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या, पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री और इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में इनमें से कोई नहीं विकल्प तो कभी भी सही होता ही नहीं है। देखो, शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के अंतर्गत क्या सही रहेगा साथियों? एक तो शिक्षक, एक छात्र, एक पाठ्यक्रम, ये तीनों ही चर बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षण प्रक्रिया में। शिक्षक को यहाँ पर स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जाती है, छात्र को यहाँ आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है और पाठ्यक्रम को यहाँ मध्यस्थ चर की संज्ञा दी जाती है। तो विकल्प आपका 2 सही है प्रश्न 56 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57। करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि पर, तुलनात्मक विधि पर, प्रादेशिक विधि पर और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, करके किसमें सीखा जाता है? प्रश्न रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से, एक जैसा प्रश्न नहीं है, अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है। तो प्रयोगात्मक विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि है साथियों, क्योंकि इसमें बालक करके सीखा जाता है, करके सीखता है प्रयोगों के माध्यम से। प्रथम विकल्प 57 में सही है। अब देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 58 को। तो 58वां प्रश्न है, पाठ योजना में पुनरावर्ती पद सोपान कराया जाता है छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु, छात्रों को प्रभावी ज्ञान प्रदान करने हेतु, छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, पुनरावर्ती मतलब पाठ पढ़ लिया है उसके बाद में दोबारा से बच्चों को वापस से उस पाठ को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या छोटे स्तर पर ही समझा देना। तो साथियों, पुनरावृत्ति क्यों कराया जाता है? ताकि छात्रों का ज्ञान स्थायी हो सके, इसके लिए पुनरावृत्ति पद सोपान कराया जाता है। विकल्प 3 सही है आपके 58 में। साथियों, 58 ही प्रश्न है। अगर ये 58 प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों, निवेदन है आप सभी से मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी का।